हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 17 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आप बताने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताने का प्रयास करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जल्दी से बता दीजिएगा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, बी ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। जब हम सिख परंपरा की बात करते हैं, सिखिज्म की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। उस सिख परंपरा में 10 गुरु हुए और ये गुरु गोविंद सिंह जी उस सिख परंपरा में 10वें गुरु हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना में। पटना कहाँ है? बिहार में। वहां पर इनका जन्म हुआ और इसी वजह से पटना को पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। 1699 में वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। आपने सुना भी होगा, एक श्लोक आता है, आज्ञा पही अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। यानी इन्होंने कहा था कि जो गुरुओं की एक शक्ति से या गुरुओं के आशीर्वाद से हमने क्या किया है? खालसा पंथ की स्थापना की है। तो आज्ञा पही अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानना है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और उस गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में इन्होंने कहा कि आज के बाद यही हमारे गुरु होंगे। यानी कि कोई पुरुष अब गुरु नहीं बनेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जो एक धार्मिक पुस्तक है सिखिज्म की, वो अब गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। तो ये किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। जब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनकी माता जी का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम था गुजरी देवी। गुजरी देवी। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। इनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर ये सिखिज्म की परंपरा में 9वें गुरु हुए। और इनके दादाजी के बारे में आप जानते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह जी। गुरु हरगोविंद सिंह। और गुरु हरगोविंद सिंह जो हैं, ये छठे गुरु हुए थे सिख परंपरा में। ठीक है। और जब हम इनके बेटों की बात करते हैं, इनके 4 बेटे हुए। इन 4 बेटों ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया और इनके दादाजी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने भी बलिदान दिया। और गुरु तेग बहादुर जो हैं, उन्होंने भी क्या है? बलिदान दिया। यानी इन्होंने अपने 4 बेटों अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, 4 बेटों सहित अपने पिता, अपने दादाजी और खुद को इस धरती के लिए क्या है? कुर्बान कर दिया था। तो ये ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी। और जैसे बात करते हैं ना कि सिख परंपरा में 5K का सिद्धांत किसने दिया था? कि आपको केश रखने हैं, यानी कि बाल रखने होंगे और कड़ा रखना है। एक कंघा आपके पास होना चाहिए। केश, कड़ा, कंघा और एक कच्छा रखना है। ठीक है। और एक कृपाण। ये 5 जो हैं तत्व, ये हमेशा अपने पास होने चाहिए। ये बात किसने कही थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कही थी। ठीक है। और बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी 1708 में। अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने ऑप्शन सही टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक है। 1699 में वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और बताएं सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपको ये बता देना है। जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद का जो सुमिलन अगर हम करें तो क्या होगा, ऐतरेय। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय। और जब हम बात करते हैं सामवेद की तो सामवेद से संबंधित कौन सा है, पंचवीश, थर्ड। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का कौन सा रहेगा, गोपथ ब्राह्मण। और बच गया आपका यजुर्वेद और इसका कौन सा रहेगा, शतपथ ब्राह्मण। तो अब इसको सुमिलित कर लीजिए, A3 B4, A3 B4 C1 D2, यानी कि जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है जी, इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में हमें क्या चीजें बताई गई हैं, इसमें स्तोत्र और प्रार्थनाएं संकलित हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्ञान का स्रोत कह देते हैं। और जब हम बात करते हैं इस सामवेद के बारे में, इसे हम संगीत का वेद कहते हैं। संगीत के बारे में भरपूर जानकारी हमें इसमें मिलती है। ठीक है, और इसे गाने के लिए क्या है, रचा गया, यानी कि जो गाया जा सकता है, इस प्रकार का इसमें क्या है, स्तुतिकरण किया गया है, लिखा गया है। इस प्रकार से इसके जो पद हैं वो गायन योग्य हैं, सिंपल सादे शब्दों में कहें तो। अथर्ववेद की अगर बात करते हैं, अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों की बात कही गई है, वशीकरण की बात कही गई है, और भगवान शिव को अथर्ववेद में पेड़ पौधों का देवता, वनस्पतियों का देवता, जड़ी बूटियों का देवता बताया गया है। और भगवान शिव के बारे में हमारी अवधारणा कैसी है, विष का पान करने वाले शिव, है ना, विष का पान करने वाले। जब हम अथर्ववेद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर समझें तो भगवान शिव को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, पेड़ पौधों का देवता, वनस्पतियों का देवता, जड़ी बूटियों का देवता। तो पेड़ पौधे यानी कि जो हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस है उसको इनहेल करते हैं और अमृत समान ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। यानी कि पेड़ पौधे भी जहरीली गैस को ग्रहण करते हैं और भगवान शिव को भी हम क्या बोलते हैं, विष का पान करने वाले देवता। यानी कि यही है भगवान शिव का असली शिवत्व। तो इस प्रकार आपको ये समझने का प्रयास करना है। आपको अपने इस ग्रंथों से संबंधित बहुत सारे विदेशी लिटरेचर भी मिल जाएंगे, ठीक है, एक एनालिसिस किए हुए। तो फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में जो है वो कर्म कांडों से संबंधित बातें बताई गई है, कर्म कांडों से संबंधित। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वेदों से संबंधित ध्यान में रखने हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध अरब यात्री और विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, बता दीजिए। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा सी, थर्ड ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इब्न बतूता की अगर बात की जाए, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया था। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश। चाहे हम कितने भी यात्रियों की बात कर लें, लेकिन जो भी यात्रियों की बात करेंगे तो सबसे श्रेष्ठतम लोगों में, यानी कि सबसे श्रेष्ठतम यात्रियों में नाम लिया जाता है इब्न बतूता का। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहल्ला। रेहल्ला में इब्न बतूता ने बहुत सारी बातें लिखी है। उस समय भारतीय समाज कैसा था, उस समय भारत में किस प्रकार से सती प्रथा का प्रचलन था,
सती प्रथा के लिए राजा से अनुमति लेना अनिवार्य था। जब कोई भी महिला सती हुआ करती थी तो राजा की अनुमति लेनी होती थी और ढोल नगाड़े बजा करते थे। इस प्रकार का वर्णन किया है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहल्ला में। ठीक है, फिर ऐसा कहा जाता है कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है ये ऐसा सुल्तान है कि कभी भी किसी को अमीर बना देता है और किसी को भी क्या है गरीब बना सकता है। और कई बार तो क्या है कोड़ों की सजा दे देता था ये सुल्तान, ऐसा भी लिखा है इब्न बतूता ने। और कई बार ऐसा लिखा है रिहल्ला में इब्न बतूता ने कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आप को ही कोड़े जो हैं वो मारने की सजा दी थी। ठीक है, और काफी समय तक इब्न बतूता यहाँ पर रहा काजी बनकर इनके दरबार में। फिर इब्न बतूता चीन में चला गया राजदूत बनकर। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। इब्न बतूता भारत में कब आया था, तो आप लिखेंगे 1333 के आसपास में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल तो आपको पता ही है 1325 से लेकर 1351 तक रहा। यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। पढ़ा लिखा बेवकूफ। अगर पूरे की पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, पांचों वंशों में से सबसे विद्वान सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जो भी काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया अच्छे के लिए वो हमेशा बुरा ही होता चला गया। इसी वजह से कहा जाने लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो तो बेवकूफ हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से पहले कौन गद्दी पर बैठा हुआ था, तो नाम आता है ग्यासुद्दीन तुगलक का। ग्यासुद्दीन तुगलक जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे, जो 1320 से लेकर 1325 तक रहे। यही है वो ग्यासुद्दीन तुगलक जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक की उपाधि दी थी। और गाजी मलिक की उपाधि लेने के बाद ये खिलजी वंश थोड़े ही समय तक चल पाया और फिर गाजी मलिक यानी ग्यासुद्दीन तुगलक ने इस तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी 1320 में। ठीक है, और इसके फिर बेटा हुआ जोना खां। जोना खां वही बड़ा होकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा गया, जिसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता आया। इसी के शासनकाल के दौरान बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। फिर करते करते मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल समाप्त हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समाप्त होने के बाद यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की एंट्री हुई। फिरोज शाह तुगलक को बहुतायत मात्रा में नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है, बहुतायत मात्रा में शहरों का निर्माण करवाने के लिए जाना जाता है। और ये फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया और ये हिसार वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। इसी फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया, जो हरियाणा की गुलाबी नगरी जाना जाता है और ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। जौनपुर भी इसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला दुर्ग जो है उसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे इस तुगलक वंश के कुछ सुल्तानों के बारे में, जो आपसे ऑप्शन में भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब आप इसके बारे में बता दीजिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बता देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक। जल्दी जल्दी से देखें कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वैदिक संहिताओं का क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई,
उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अभी हमने चर्चा भी की थी प्रीवियस क्वेश्चन में। और उसके बाद में आरण्यक जो हैं उनकी रचना हुई, उसके बाद में उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। आरण्यक का मतलब अगर देखें तो होता है जंगल में बैठकर कुछ लिखना। ठीक है, जंगल में बैठकर। उपनिषद जो है उनके बारे में तो आपको पता ही है, अपने गुरु के पास नीचे स्थल पर बैठकर सुनना, यानी उसके बाद में उसकी रचना कर दी गई तो उसे उपनिषद हम बोल देते हैं। उपनिषदों की अगर हम बात करते हैं तो नचिकेता और यम का संवाद हमें कौन से उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है ना, जिसमें उपदेश दिया गया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह तो अजन्मा नित्य और शाश्वत है। तो ये कठोपनिषद में कहा गया है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक। इस प्रकार से बहुत सारे उपनिषद हैं जिनकी हम बातें करते ही हैं। और उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो दर्शन से संबंधित है, दर्शन। ठीक है, और ये सारी की सारी दर्शन पे ही लिखी गई बातें हैं जो हमें इनमें देखने को मिलती हैं। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं वेल्जली के बारे में। तो वेल्जली जो था वो 1798 से लेकर 1805 तक रहा, यानी कि उस समय कौन सा पद चल रहा था? तो आप कहेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था वेल्जली। ठीक है, तो उस समय सहायक संधि को शुरू किया वेल्जली ने। हालांकि सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग तो डुप्ले ने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर ने, है ना। तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, फर्स्ट ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 में इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद में मैसूर ने साइन किए, उसके बाद फिर तंजौर ने भी साइन कर दिए, फिर अवध ने साइन किए इसमें 1801 में, फिर जोधपुर, जयपुर, मेचेरी, बूंदी, भरतपुर, बरार, इन सब ने भी क्या है, सहायक संधि पर साइन कर लिए थे। और इसी सहायक संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी ने सर्वोच्चता हासिल कर ली, सर्वोच्चता। ठीक है, निजाम के साथ पहली संधि हुई थी जो, वो 1798 में, वो भी इसी वेल्जली के शासनकाल के दौरान हुई। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? 1799 में। ये भी वेल्जली के समय में ही हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और कौन सी घटना हुई? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो भी वेल्जली के कार्यकाल की ही घटना है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला, जिसमें सिंधिया, भोसले और होलकर जो थे उनकी हार हो गई थी। 1801 में इसी वेल्जली के समय में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन 1801 में। और जब बात करते हैं, पेशवाओं के साथ एक संधि हुई थी जिसे हम वसई की संधि कहते हैं। वसई की संधि पेशवाओं के साथ 1802 में हुई। उस समय में भी ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो नाम आता है वेल्जली का। ठीक है, तो वेल्जली का आपको नाम ध्यान में रखना है। और भी अगर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हो तो चलो, इतने वैसे काफी हैं, ज्यादा आवश्यकता है नहीं। तो ये था वेल्जली के बारे में कुछ बिंदुओं के अनुसार वर्णन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में
आधुनिक नाम लिखे गए हैं, इसमें एक्सचेंज किया गया है नाम, चलो कोई बात नहीं, बता दीजिए कौन सी नदियां किस नाम से जानी जाती थी, आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये तो पढ़ने को भरपूर मिलता होगा, पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। शतुद्री नदी वर्तमान में सतलुज नदी के नाम से जानी जाती है। अगर आपको ये दो चीजें मैंने पहले बताई हुई हैं, अगर आपको पता है, फिर तो गलत होने का आसार ही नहीं होता है ना। और इसमें अगर चेक करके देखें, कुभा जो नदी है उस नदी को क्या बोला जाता था, और सदानीरा जो है उसे क्या बोला जाता था। सदानीरा जो है उसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, और कुभा को काबुल। अब इसको सेलेक्ट करके देखिए कौन सा ठीक रहेगा। बी, B3, तो B3 इनमें से है क्या कोई, शायद इसमें टाइपिंग में मिस्टेक ना हो गई हो, चलो कोई ना, वैसे लिख देते हैं A2, B3, C1 और D4, तो ये इसमें से ठीक रहेगा A2, B3, C1, D4। ठीक है जी। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। कुभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, पुरुषनी को रावी नदी से, सदानीरा को गंडक नदी के नाम से, और शतुद्री को सतलुज से। मैप के माध्यम से भी आप समझने का प्रयास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैप के माध्यम से थोड़ा बता देते हैं। जब आप सिंधु नदी तंत्र सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको इस तरह का मैप दिखाई देगा, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। ये जो मैंने रेड लाइन खींची है यहाँ पर, ये कौन सी है, ये आपकी सिंधु नदी है। और जब बात करते हैं, ग्रीन लाइन यहाँ पर खींच दे रहे हैं आपके सामने, ये जो नदी है ग्रीन लाइन, ये कौन सी है, ये है झेलम नदी। झेलम नदी को प्राचीन समय में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। आपने हाइडेस पीच के युद्ध के बारे में सुना होगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया, जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी। तो वो जो युद्ध था वो इसी वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया, जो वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। और वहां के दार्शनिकों ने इस युद्ध को नाम दिया हाइडेस पीच का युद्ध। अब यहाँ पर देखिए, ब्लैक कलर में मैंने लाइन खींची है, ये जो नदी है, ये नदी वर्तमान में चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। चेनाब नदी को प्राचीन समय में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। जब आप सिंधु नदी की बात करते हैं, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपसे ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, नदन पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप उसमें नाम लिखा करते हैं मांडा, और वो मांडा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, इसी चेनाब नदी के किनारे है, जो प्राचीन समय में कभी किसके नाम से जानी जाती थी, अश्किनी के नाम से जानी जाती थी। अब यहाँ पर पिंक कलर में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो नदी है इसे क्या बोलते हैं हम, रावी नदी। रावी नदी को प्राचीन समय में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। पुरुषनी नदी के किनारे एक युद्ध का वर्णन मिलता है, दशराज युद्ध का वर्णन, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो वो दशराज का युद्ध जो था वो इसी पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ कभी शहर हुआ करता था। वर्तमान में वो पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम यहाँ पर एक नए कलर में लिख रहे हैं, देखिए, ये देख रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसमानी सा कलर है यहाँ पर। तो इस कलर में अगर देखें तो ये नदी क्या कहलाती है, सतलुज नदी। सतलुज नदी, इस नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था, शतुद्री। इसी की सहायक नदी आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए, ये कौन सी नदी है, ये है आपकी सतलुज नदी, व्यास नदी।
व्यास नदी को प्राचीन समय में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। जब हम सिकंदर की बात कर रहे होते हैं तो सिकंदर इसी व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था और वापिस लौट गया। वापिस लौटते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। तो ये नदियों को मैप के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी? फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी, ऐसा कौन सा अधिवेशन था? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1890 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले फिरोज शाह मेहता थे। जब हम 1896 के कोलकाता अधिवेशन की बात करते हैं तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया है ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्ले शीतलाम श्यामलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो वो इसी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। फिर हम अगर बात करें 1906 के कोलकाता अधिवेशन की, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत के बारे में बताया है। इन्होंने इसमें बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत से पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। जब बात करते हैं 1917 के कोलकाता अधिवेशन की, तो 1917 का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। इस अधिवेशन में ऐसा क्या खास हुआ? खास ये हुआ कि पहली बार कोई महिला अध्यक्षता कर रही है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नाम लिख देना, एनी बेसेंट। 1917 से पहले किसी भी महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी, तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये अध्यक्षता कर रही थी। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड से बिलोंग करती थी। 1893 में ये भारत में आई और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में रहने लगी। भारतीय दर्शन को इन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा और वहां के लोगों को भी कहा कि मैं भी आप में से ही एक हूं, मेरी कर्म भूमि भी भारत है। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास क्षेत्र में, और 1917 में इन्हें मौका मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने का। इसी के साथ ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। जब बात करते हैं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन सिंपल पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, तो नाम लिख देना इनका। अब बताने का प्रयास करेंगे। दाउजली हेडिंग नवपाषाण कालिक स्थल है, बता दीजिए कहां, कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा? दाउजली हेडिंग जो है उसके बारे में अगर आपने असम टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल ठीक है। ये एक नवपाषाण कालिक स्थल है। लगभग लगभग बात करें तो कह सकते हैं 2700 वर्ष पहले का। असम में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ये दाउजली हेडिंग नवपाषाण कालिक स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से किस प्रकार के हमें साक्ष्य मिलते हैं? तो चक्की के साक्ष्य मिले हैं हमें, मुसल के साक्ष्य मिले हैं, मोर्टार के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें यहाँ से मिले हैं। इस साइट पर खुदाई की गई तो पॉलिश किए हुए पत्थर भी मिले और पत्थरों से पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने उपकरण भी मिले। ठीक है, पॉलिश
वाले पत्थरों से बने उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी इस दाउजली हेडिंग स्थल से मिले हैं, तो आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब हम चलते हैं, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जैसे कि आपको पता है आज होलिका दहन है, तो सभी को शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल फाग है, यानी कि रंग लगाने वाला दिन जो है वो कल है, तो आप आराम से अच्छे ढंग से इस होली त्योहार को मनाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपनों के संग समय बिताइए। एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।